स्टार्ट रिकॉर्डिंग। देखो, आज से क्लास में बहुत ध्यान देना क्योंकि अभी से बहुत मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के। ऐसे टॉपिक जो तुमको क्लास 12th तक हॉन्ट करते रहेंगे, मतलब वो तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं है। इनफैक्ट जब तुम अगर डॉक्टर के लिए एडमिशन भी ले लोगे ना, उसके बाद भी केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट रहता है, वहां पर भी मोल कॉन्सेप्ट की यही चीजें पढ़ाई जाएंगी जो अभी मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। इसीलिए बड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स। नहीं, प्रॉब्लम्स से पहले चलो एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं। इस टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। टॉपिक का नाम है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कॉम्पाउंड। सर ये टॉपिक एनसीईआरटी से। देखो, एनसीईआरटी ना तुम्हें बायो में काम आएगा, है ना, लेकिन एनसीईआरटी फिजिक्स और केमिस्ट्री में ठीक वैसा नहीं होगा जैसा कि तुम्हें क्लास में पढ़ाया जा रहा है। काफी चीजें तुम्हें ऐसी पढ़ाई जाएंगी जो टॉपिक वाइज एनसीईआरटी में है ही नहीं, लेकिन क्वेश्चंस हैं उसके। बात समझ में आई कि नहीं? इसीलिए यू नीड अ टीचर, क्योंकि एनसीईआरटी से नीट होने वाला नहीं है। क्या समझे? यस सर। एनीवेज, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। अच्छा, एलिमेंट और कंपाउंड से आने से पहले हम लोग समझते हैं। एक सेकेंड, ना एक सेकेंड। हाँ, हेलो। हम लोग समझते हैं कि एलिमेंट किसको कहते हैं और कंपाउंड किसको कहते हैं। बताओ, बहुत इजी सा एक्सप्लेनेशन है, तुम सबको पता भी होगा। बताओ, बोलो, एलिमेंट और कंपाउंड किसको कहते हैं? सर तो एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। क्या? Substances which is made up of only one type of atom is called element. वेरी गुड। ओनली वन टाइप ऑफ एटम, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने बोला आयरन ब्लॉक। आयरन ब्लॉक मतलब आयरन का एक टुकड़ा, लोहे का एक टुकड़ा। तो लोहे का एक टुकड़ा जो है वो किससे बना हुआ है? बताओ। एटम से, लोहे से। लोहे के एटम से, है ना। जैसे Fe के एटम्स होते हैं, Fe का मॉलिक्यूल नहीं होता, आयरन का मॉलिक्यूल नहीं होता। आयरन क्या है? एक तरह का एटम से बना हुआ प्रोडक्ट है ना। तो बहुत सारे एटम्स ऐसे रखे होंगे अरेंज्ड। Fe का मतलब आयरन का एटम, है ना। तो ये जो Fe है ये किससे बना है? एटम से बना है। इसीलिए आयरन को हम लोग क्या कहेंगे? एक एलिमेंट कहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? यस आई सर। है ना। और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक टेबल में तुम्हें लिस्टेड मिल जाएंगे। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमें कहाँ मिल जाएंगे? बोलो भाई। पेरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में हमें लिस्टेड मिल जाएंगे जितने भी एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड सो ऑन। जितने भी आज तक एलिमेंट हमने खोजे हैं वो सारे के सारे तुम्हें पीरियोडिक टेबल में लिस्टेड मिल जाएंगे। कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड क्या होते Substances हैं? that are made have more than मोर देन वन से बढ़िया है, सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल वाटर।
फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर को एलिमेंट बोलोगे कि कंपाउंड बोलोगे? कंपाउंड। एक हम लोग इसको कंपाउंड बोलेंगे। क्यों कंपाउंड बोलेंगे? क्योंकि वाटर का हमें एक छोटा सा पार्टिकल, जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो एटम नहीं है, वाटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो एक मॉलिक्यूल है। बात समझ में आई कि नहीं? अगर हम लोग मान लो एक बकेट में नहीं आता अभी। मुझे लगा मेरा ये का प्रॉब्लम मेरा आवाज आ रहा है अभी? है। आ रहा है। अच्छा, बहुत समय के लिए। ओके, चलो कोई बात नहीं। नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा है सर, नहीं आ रहा है सर वॉइस। वॉइस सर नहीं आ रहा? वॉइस नहीं आ रहा है। अरे बाकियों को मेरा वॉइस आ रहा है? अच्छा चलो, ये जो पानी है ना, पानी, अगर तुम एक बकेट में ले लेते हो और यहां से इसका सबसे छोटा पार्टिकल तुम अलग करते हो, तो पानी का सबसे छोटा पार्टिकल एक H2O का मॉलिक्यूल है, एक H2O का मॉलिक्यूल है। तो इस पूरे सिस्टम को तुम एक कंपाउंड कहोगे कि एलिमेंट कहोगे, बताओ? सर इस पूरे इस कंपाउंड। कौन कंपाउंड सा कहोगे। कंपाउंड? तो जो चीजें कौन मॉलिक्यूल सा? से मिलके बनती हैं, सिंपल सा बात ये याद रखना, जो चीजें मॉलिक्यूल से मिलके बनती हैं उसको कंपाउंड कहते हैं, और जो चीजें एटम से मिलके हाँ बनती हैं उसको एलिमेंट कहते हैं। क्लियर है इतना? हाँ सर। ठीक है ना? अब ये जो मॉलिक्यूल है ना, अगर हम थोड़ा सा एक पैटर्न ड्रॉ करें, तो जो कंपाउंड है वो मॉलिक्यूल से बनता है, और जो मॉलिक्यूल है वो फाइनली एक एटम से बनता है। सही है कि नहीं? हाँ सर। तो कभी भी हम लोग कंपाउंड के अंदर देखेंगे तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बोलो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने वाटर लिया, तो वाटर होता है H2O। तो बताओ इसमें कौन कौन से तरह के एलिमेंट हैं? कितने तरह के एलिमेंट हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दो। यहाँ पे दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है ना? इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? इन दोनों को हम लोग एलिमेंट कह रहे हैं। ये एटम्स है ना, इनको हम लोग क्या कह रहे हैं? एलिमेंट कह रहे हैं। अगर NH3 ले लिया, अगर हमने NH3 ले लिया, तो NH3 को ब्रेक करने पर हमें नाइट्रोजन मिलेगा और तीन और तीन। हाइड्रोजन मिलेंगे। सही है कि नहीं? ये सर। तो हाँ सर। टोटल कितने हाँ एलिमेंट हो सर। गए? टोटल एलिमेंट कितने हो गए? चार। चार नहीं, दो। सर एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, दो। हाइड्रोजन तीन है। दो दो। हाँ, ठीक है ना? अगर ये H2SO4 सर। ले लिए तो कितने एलिमेंट होंगे? दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक सल्फर और चार ऑक्सीजन। चार तो ऑक्सीजन। टोटल तीन तरह के हमें एलिमेंट मिले, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। सही है कि नहीं? हाँ सर। ओके, हाँ सर। इसका मतलब सर यस। हम लोग क्या निकाल सकते हैं? हम लोग निकाल सकते हैं परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। अगर कंपाउंड एलिमेंट से मिलके बनता है तो हम लोग कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का परसेंटेज निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, बताओ? है ना? तो फॉर एग्जाम्पल देखो, बहुत ही हलवा क्वेश्चन होते हैं, इसमें हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, चलो हम वाटर बार बार कह रहे हैं तो वाटर से ही स्टार्ट करते हैं। अगर हमने बोला कि वाटर प्योर है, प्योर का मतलब हुआ कि जो तुमने सिस्टम को वाटर माना है उसमें एक्चुअली में केवल H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर। हाँ कई बार क्या होता है, टैप वाटर में हम लोग सोचते हैं पानी आएगा, लेकिन पानी के साथ कचरा भी आता है कि नहीं आता है? यस सर। तो हाँ सर। वो पानी क्या, कैसा हुआ? प्योर हुआ कि इम्प्योर हुआ? इम्प्योर। इम्प्योर, क्योंकि जैसा हम चाहते हैं कि हमें केवल H2O के मॉलिक्यूल मिले, वैसा नहीं हो रहा है, हमें साथ में और भी बहुत कुछ मिल रहा है, तो हम लोग उसको इम्प्योर वाटर बोलेंगे। यहाँ पे अगर मैंने बोला है प्योर H2O, तो केवल यहाँ पे H2O के ही मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, हाँ कि ना?
हाँ सर, हाँ सर, तो H2O में हम लोग कह रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बताओ कितना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बताओ कितना। देखो पूरे के पूरे वाटर के बकेट में ऑक्सीजन का परसेंटेज उतना ही होगा जितना कि मॉलिक्यूल के अंदर है, हाँ कि ना। हाँ सर, सही है कि नहीं हाँ भाई। यस ये सर, पूरा वाटर जो है ये सबसे छोटे पार्टिकल H2O के मॉलिक्यूल से ही तो मिलके बना है। यस सर, तो जिस हाँ प्रपोर्शन सर, में या जिस परसेंटेज में इस मॉलिक्यूल के अंदर मुझे ऑक्सीजन का परसेंटेज मिलेगा, पूरे के पूरे वाटर के सिस्टम में भी मुझे ऑक्सीजन उतने ही परसेंटेज में मिलने वाला है, यस और नो। यस सर। तो अगर अगर वाटर प्योर है, बोलो। सर यदि ऑक्सीजन बहुत कम है, कम कहाँ है, दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है। तुम सर सोचो, 33 तुम सोचो जरा, ऐसे सोचो, स्केल अप करके सोचो जरा। मैंने इतना बड़ा एक बकेट ले लिया पानी का, हाँ सर, ठीक है ना। अब हाँ इसके सर, अंदर तो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, पानी है ना, तो पानी किससे बनता है, वाटर के मॉलिक्यूल से बनता है, यस और नो। यस सर, तो हाँ बहुत सर, सारे होंगे, मैं कुछ 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 लिख देता हूं। एक वाटर का मॉलिक्यूल लिखा, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं दो, और ऑक्सीजन कितने हैं, एक, एक। वन, अगर मैंने और हाइड H2O बनाए तो एक में दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, तो दो में चार हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन होने चाहिए। हाँ सर, देखो उतना ही है कि नहीं। यस सर, क्या परसेंटेज चेंज हुआ हाइड्रोजन का, नहीं सर, नहीं हुआ। नो सर, अब हम वैसे ही एक्सपेक्ट करते हैं कि तीन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में छह H के एटम्स होने चाहिए और तीन O के एटम्स होने चाहिए, देखो उतना ही है। हाँ सर, हाँ सर, क्या एलिमेंट का परसेंटेज चेंज हुआ, नो, नो सर, नहीं हुआ एलिमेंट का परसेंटेज चेंज। इसीलिए अगर हम पूरे कंपाउंड की बात करें, अगर हम पूरे कंपाउंड की बात करें, उसमें अगर हम लोग ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाले या हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाले तो वो उतना ही आएगा जितना कि एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का परसेंटेज होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं, बिल्कुल सही है सर, क्लियर है, सबको क्लियर है कि हाँ नहीं। सर, ओके। तो देखो हाँ सिंपली सर, हमें क्या करना है, परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज बाय मास निकालते हैं, है ना। अगर हमसे H2O के अंदर पूछा गया है कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है, तो हम लोग लिखेंगे परसेंटेज ऑफ, ऐसे लिखेंगे, H2O जो है उसमें दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, सही है। यस सर, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास कितना है, 18 AMU। हाँ सर, एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना है, 2 mm, 1 AMU। एक ये एटम है, देखो 2H लिखा हुआ है, एक हाँ एटम का सर, मास 1 AMU है, तो दो एटम का मास कितना है, 2 mm, टू 2 AMU, ए एम यू एक ऑक्सीजन का मास कितना है, सर 16, 16 AMU। सर मतलब अगर तुम इस वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ते हो तो वाटर के मॉलिक्यूल का वजन जो है वो 18 AMU है। तो वहां से दो हाइड्रोजन निकलेंगे जिसका मास है 2 AMU और एक ऑक्सीजन निकलेगा जिसका अकेले का मास है 16 AMU। बात समझ में आई कि नहीं। यस सर, तो अगर हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालें तो क्या होगा, हम पहले लिखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना है, ऑक्सीजन का मास कितना निकाल पाए, 16 AMU निकाल पाए, यस सर, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना था, टोटल मास 18 AMU था। यस सर, इसको इंटू 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया बताओ, आंसर तुम्हारा आ जाएगा 1600 डिवाइडेड बाय 18। इसको सॉल्व कर लेना, इतना ही परसेंटेज आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना, यस सर, कोई प्रॉब्लम। नहीं सर, नो सर, एक बार क्वेश्चन देख लो कैसे किया हमने। हमने हमको एक्चुअली परसेंटेज बाय मास निकालना है,
तो अगर ये मुझको मॉलिक्यूल दिया गया है, इसको सबसे पहले हम लोग तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद नीचे मास लिखेंगे। तो अगर ऑक्सीजन का मास पूछा गया है परसेंटेज में, तो ऑक्सीजन का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100 आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना? यस सर। कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं सर, नॉट आउट। हम्म, कोई डाउट नहीं, तो आंसर लगभग आ जाएगा तुम्हारा 88.88%। कोई कंफर्म करेगा इसे? हाँ सर, सर। हाँ सर, ठीक सर। क्लियर है इतना? अब चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। वैसे ही ध्यान रखना, हमारा कंसिडरेशन क्या है, हमारा कंसिडरेशन क्या है। हमने माना है कि हमारे पास प्योर कंपाउंड है, प्योर कंपाउंड है ना। प्योर कंपाउंड मतलब अगर हमने वाटर लिया होगा तो वहां पे केवल वाटर के ही मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और किसी के मॉलिक्यूल नहीं मिलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर, यस सर। चलो दूसरा क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालो इन कैल्शियम कार्बोनेट, बताओ कितना आएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। बोलो। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन कैल्शियम कार्बोनेट, सिंपल सी बात है यार। कैल्शियम कार्बोनेट एक ग्रुप है, ये ग्रुप जो है वो कैल्शियम से, कार्बन से और 3 ऑक्सीजन से मिलके बना है। सही है? ऑक्सीजन का है 48/39 प्लस 12 प्लस 48। ऑक्सीजन का कितना है? 48 डिवाइडेड बाय कितना बोला? कैल्शियम का 49। एक कैल्शियम का कैल्शियम का एक्चुअली 40 ले लो, 40 होता है कैल्शियम का। 40, 40 प्लस 12 प्लस 48, 40 into 100। कितना आया? 48 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 आया कि नहीं आया? 48%, 48%। 48%। इसका मतलब ये हुआ कि तुम अगर मान लो हाँ कैल्शियम ले सर। लो, मान लो कैल्शियम कार्बोनेट का तुम 100 केजी ले लो, 100 केजी ले लो, तो इसमें तो ऑक्सीजन भी होना चाहिए ना। हाँ सर। तो 100 केजी का अगर हम लोग यहां से ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन इस 100 केजी में कितना मिलेगा? 48 केजी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, हाँ सर। बात समझ में आई कि नहीं? तो देखो, एक मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है, बल्क में भी ऑक्सीजन का उतना ही परसेंटेज तुम निकाल पाओगे। क्लियर है इतना? यस सर, हाँ सर। चलो एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क के तौर पे दूंगा, जब भी नेक्स्ट क्लास में आना तो ये करके आना। ये है तुम्हारा कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ सल्फर इन FeSO4.5H2O। ठीक है ना? तुम जब भी नेक्स्ट क्लास में आओगे तो इसमें सल्फर का परसेंटेज निकाल के आओगे। ठीक है ना? ओके सर। ओके, चलो हम लोग नेक्स्ट उस पर मूव करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स। केमिकल रिएक्शंस। एक केमिकल रिएक्शंस के बेसिस से तुम क्या क्या चीजें डिराइव या कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, हाँ यहाँ सर। पे कंडीशन जो है मैंडेटरी, हम लोग अभी इस टॉपिक पे आगे बढ़ रहे हैं, तो यहां पर जो कंडीशन मैंडेटरी है वो ये है कि रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या समझे? सर प्रॉब्लम बेस्ड का मतलब बेस्ड। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का मतलब है कोई सवाल, है ना। सर बेस्ड, बेस्ड। बेस्ड का मतलब उसके ऊपर आधारित।
कोई हाँ केमिकल रिएक्शंस के ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे उसी को इंग्लिश में लिखा है कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। ओके सर। कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन तुम्हें जो हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर ये क्वेश्चन तुम करने जा रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस तुम बनाने जा रहे हो, तो रिएक्शन हमेशा कैसी होनी चाहिए? बैलेंस्ड होना सर। बैलेंस्ड होना सर। बैलेंस्ड होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? रिएक्शन हमेशा कैसा होना चाहिए? हाँ सर। रिएक्शन हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। चलो कुछ कुछ रिएक्शन में लिखता हूं, उसको बैलेंस्ड करके बताना। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हाइड्रोजन के साथ में, हाइड्रोजन कभी भी क्या इस फॉर्म में मुझे मिलेगा? नहीं सर, नो सर। नहीं मिलेगा। तो जो जिस फॉर्म में मिलता है हम उसको उस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना? तो हाइड्रोजन के हाँ साथ में अगर हमें नाइट्रोजन का रिएक्शन करवाना पड़ जाए तो हमें हाँ अमोनिया सर। गैस मिलती है। सही है? यस सर। यस सर। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? नो सर। नो सर। नहीं, इसको तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। क्योंकि यस सर। हाँ। बैलेंस इसलिए नहीं है क्योंकि इस तरफ नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं तो और इधर कितने एटम्स हैं? एक की तरफ दो, इधर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं दो, दो, और इधर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? तीन। तीन। तो ये रिएक्शन बैलेंस तो है नहीं। बैलेंस के लिए, बैलेंस के लिए राइट हैंड साइड पे जितने भी एटम्स हैं अलग अलग, वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होने चाहिए। क्लियर है इतना कि नहीं? यस सर। तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर भी 2 होते तो बात होती, लेकिन एक तरफ 3 है और एक तरफ 2 है, तो हम क्या करेंगे? इसको मैथमेटिकली मैनिपुलेट करेंगे। मैथमेटिकली यस सर। मैनिपुलेट करने से ये होगा कि हम लोग हाइड्रोजन दोनों तरफ बराबर कर पाएंगे। यस और नो? हाँ सर। ये तो यस पहले भी सर। सीख चुके हो कि नहीं एक बार 9th 10th में? हाँ सर। हम 11th में है। नथिंग इज टू क्लास। हाँ, तो देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर कितने हो गए? 6 6। और यहाँ पे नाइट्रोजन है ना? तो अगर अगर यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है तो एक सेकेंड, एक सेकेंड, 10 is 3। देखो इस तरफ हाइड्रोजन अगर 6 है क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो इस तरफ भी हाइड्रोजन को मुझे 6 बनाना पड़ेगा कि नहीं? बराबर सर। तो इसलिए मैं बाहर 2 लगा दूं, चलेगा? यस सर। ओके, तो देखो मैं एक को पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अब यहाँ पे ना हाइड्रोजन कितने? इस तरफ 3 × 2 ऐसा लिखेंगे 6। यस। इस तरफ नाइट्रोजन कितने? 2 2 2 सर। 2 है। ओके, इस तरफ नाइट्रोजन कितने, हाइड्रोजन कितने? 6 6 है। और इस तरफ नाइट्रोजन कितने हैं? 2 1 2 है। तो देखो हाइड्रोजन इधर भी अब 6 हो गए, इधर भी 6 हो गए। इधर 2 है नाइट्रोजन और इधर भी 2 है। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या मानी जाएगी? अब एक ये रिएक्शन बैलेंस मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? ओके, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसका स्टोइकियोमेट्री, एक नया वर्ड तुमको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो का मतलब होता है कि हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, ध्यान रखना, हमेशा बैलेंस रिएक्शन में ही मिलेगा। कभी भी अनबैलेंस्ड रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक तुम नहीं कह पाओगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो बोलेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कितना है? स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो इनको बोलते हैं, इन नंबर्स को बोलते हैं जो कि तुम बैलेंस करने के बाद लेकर आते हो ना। 3, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक नामकरण है। तो इन नंबर्स को हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक नंबर्स या स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कह रहे हैं। तो हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कितना है बताओ? 3।
1 नाइट्रोजन का कितना है? 1 कौन सर? अमोनिया का कितना है? 1 टू। ठीक है ना, तो बस नामकरण है। इन नंबर्स को क्या कहते हैं हम लोग? स्टोइकोमेट्रिक रेशियो। क्लियर है इतना? यस सर। कार्बन के साथ अगर हम लोग मान लो ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। रिएक्शन बैलेंस्ड है। हाँ सर, यस सर। तो यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक रेशियो कितना है बताओ? 1। यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक रेशियो कितना है? 1 इधर पे स्टोइकोमेट्रिक रेशियो कितना है? 1 ओके। अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराएं लेकिन ऑक्सीजन को लिमिटेड रखें, लिमिटेड मतलब कम ऑक्सीजन हो, तब क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। तब बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड तब बनता है जब ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस में हो। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर। कई बार बोलते हैं ना कि बंद कमरे में अलाव नहीं जलाना चाहिए, ऐसा क्यों कहते हैं? नहीं नहीं, सर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा ना। हाँ, बंद कमरे में बोलते हैं आग नहीं लगानी चाहिए। बंद कमरे के अंदर आग, क्योंकि सर्दियों में बहुत लोगों की आदत होती है ना घर के अंदर आग आग जलाने की। घर के अंदर रूम को गर्म करने के लिए कई लोगों की आदत होती है ना घर के अंदर थोड़ा बहुत कहीं पे आग जलाना। बोलो, उसको मना क्यों किया जाता है? उसको मना क्यों किया जाता है? घर के अंदर आग लगाना क्यों बोला जाता है कि गलत है? हाँ देखो, अगर तुम मान लो घर के अंदर फायर जला रहे हो तो फायर को जलने के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो जब जितना फायर जलेगा घर के अंदर से उतनी ही तुम्हारा ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो ऑक्सीजन लिमिटेड हो जाएगा। और जब ऑक्सीजन लिमिटेड हो जाएगा तब अगर कार्बन के साथ जलेगा, क्योंकि जो भी चीज फायर वुड है मान लो, तो वुड कार्बन से ही तो बना है, हाँ कि ना? तो अगर घर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई और वहां पे अगर तुम फायर वुड को जला रहे हो मान लो, है ना, तो यही रिएक्शन होगी। और तब हमें क्या मिलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कैसा होता है? पॉइजनस होता है। ये कैसा होता है? पॉइजनस। तो तुम जलाते जलाते तुम कब ये पॉइजन निकलेगा और कब इंसान जो है वो ऊपर वाले को प्यारा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए बोलते हैं घर के अंदर बंद कमरे के अंदर, खुले में जलाओ कोई दिक्कत नहीं, खुले में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, क्योंकि खुले में ऑक्सीजन तो अनलिमिटेड सप्लाई है ना एटमॉस्फेयर से। यस और नो? खुले में जलाओ कोई दिक्कत नहीं, वहां कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, थोड़ा सफोकेशन होगा बस, कोई टै नहीं बोलेगा, मतलब कोई एकदम मर नहीं जाएगा। लेकिन अगर मान लो बंद कमरे के अंदर तुमने वुड को जलाया तो ऑक्सीजन जो है वो धीरे धीरे खत्म होता रहेगा, मतलब लिमिटेड होता रहेगा। उस समय पर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा क्या होता है? पॉइजनस। तो जो भी उस रूम के अंदर बैठा होगा मान लो, क्या वो बचेगा? वो लुढ़क जाएगा। ठीक है ना? तो क्या ये रिएक्शन, मैं देखो रिएक्शन के साथ साथ तुम्हें इंफॉर्मेशन भी दे रहा हूं, एक्चुअली मुझे मतलब केवल रिएक्शन से है। इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करें तो क्या, कैसे बैलेंस करेंगे बोलो? साइड में कार्बन 2 होगा और प्रोडक्ट में 2 होगा। यहां कुछ होगा इधर पे? होगा सर। यहाँ 2 और यहाँ 2 लगा दे, काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बोलो? अच्छा, इस रिएक्शन में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? कार्बन का 2, ऑक्सीजन का 1, और कार्बन मोनोऑक्साइड का 2। 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना?
मैग्नीशियम को अगर हम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करें तो बताओ क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड को कैसे लिखेंगे? MgO, ठीक है ना? यस सर। MgO क्या बैलेंस है ये? नो सर। अगर ये बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करना पड़ेगा, करो इसे बैलेंस। सर जो क्या पर दो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या इधर पे दो और इधर पे दो, हो गया? यस सर। हो गया। चलो और करते हैं। एल्यूमिनियम को अगर हम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा बताओ? केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3 है ना? Al और O का जो वो होता है वैलेंसी, वो होता है 2 और इसका होता है 3। तो यहाँ पे बस क्रॉस वैलेंस कर लो, तो यहाँ पे Al के साथ में 2, O के साथ में 3, सही है? इसको बैलेंस करो, देखो कैसे बैलेंस करेंगे। Al2O3 एक साइड पे, बोलो। क्या कह रहे हो बताओ जरा, यहाँ पे क्या कर दे बोलो, यहाँ पे क्या कर दे बोलो, यहाँ पे 2 कर दे, यहाँ पे कितना लिखे यहाँ पे? 4। देखो मैं इसका एक तरीका बताता हूँ, वैसे तो बहुत इजी है, इसका कोई तरीके की जरूरत है नहीं, लेकिन जहां पे एल्यूमिनियम ज्यादा है ना वहां से स्टार्ट करना। जहां पे एल्यूमिनियम जो है वो ज्यादा है ना उस तरफ से स्टार्ट करना। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन भी ज्यादा है, एल्यूमिनियम भी ज्यादा है, ठीक है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, इधर पे इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चलेगा? यस सर। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 4 और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो 3, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट या रेशियो जो है वो 2। सही है, क्लियर है? चलो एक लास्ट ये करो, मीथेन को अगर हमने ऑक्सीडाइज कर दिया तो हमें क्या मिलेगा बताओ? मीथेन ऑक्साइड। मेथनॉल। मिथानॉल कैसे मिलेगा? कभी भी हाइड्रोकार्बन, कभी भी हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है बोलो? कार्बन प्लस कार्बन प्लस कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिल के अगर कुछ बनता है ना तो उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, सही है? हाँ सर। ये CH4 क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है कि नहीं? यस सर। हाइड्रोकार्बन का कभी भी ऑक्सीडेशन करोगे ना, किसी भी तरह का हाइड्रोकार्बन ले लो, तो हमेशा तुमको 2 ही प्रोडक्ट मिलेंगे, एक है वाटर, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है इतना? यस सर। ये इसको बैलेंस करो। और भी तुम्हारा माइक ऑफ करो यार। अबुल माइक ऑफ करो, माइक। अबुल माइक ऑफ करो। अरे अबुल, अबुल। सर लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के आगे दो होगा। सर H2 में 2 होगा और O2 में 2 होगा ऑक्सीजन के आगे। ठीक है, मेरे ख्याल से सही है, बोलो।
लेफ्ट हाँ सर। ऑक्सीजन का आगे 2 और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन का आगे 2। हाँ देख लो भाई, अगर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 लगाते हैं तो इधर पे कार्बन 1, इधर पे भी कार्बन 1, इधर पे हाइड्रोजन 4, इधर पे भी टोटल हाइड्रोजन 4, इधर पे ऑक्सीजन जो है वो 4, इधर पे भी टोटल ऑक्सीजन 4। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। नो सर। नो सर। चलो एक और करके देखो। बताओ। ये रिएक्शन लिखा है, मतलब रिएक्शन को तुम, मैंने बस प्रोनाउंस किया है कि C2H4 एक कंपाउंड है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाया, कुछ प्रोडक्ट मिला होगा, ये प्रोडक्ट लिखो, फिर सोचो कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। अगर बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस करो। बताओ। सर 4Al कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर। अभी मैंने पीछे क्या बोला? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड कब बोला तुमसे? तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं H2O और यहां पे लिख देते हैं O2। अभी बैलेंस करो इसको। सॉरी O2 नहीं, CO2। CO2 हाँ अभी बैलेंस करो। होगा सर। O2 के सामने होगा लेफ्ट हैंड साइड। O2 के सामने होगा 3। चलो ठीक है, आगे। हाँ राइट हैंड साइड कार्बन डाइऑक्साइड पे होगा 2 और वाटर पे होगा 2। देखो भाई मैं सॉल्व करता हूं इसको। देखो मैं क्या सोचता हूं कि यहां पे तो 2 है, तो इधर पे भी कार्बन कम से कम 2 होने चाहिए, हाँ कि ना? तो सबसे पहले कार्बन को चलो मैं कर लेता हूं। तो कार्बन अगर 2 हो गए तो अभी ऑक्सीजन टोटल कितने? 4 इधर और 1 इधर, 5 हो गए कि नहीं? हाँ। लेकिन जब मैंने यहाँ पे 2 मान के इधर 2 लगा दिया तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए। 4 थे, यस और नो? तो अगर इधर हाइड्रोजन 4 थे तो इधर तो हाइड्रोजन 2 ही है, तो मैं यहाँ पे भी 2 लगा दूं। तो अभी कार्बन और हाइड्रोजन को मैंने बैलेंस कर दिया है, तो अब ऑक्सीजन की बारी आती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 4 और इधर कितने? और इधर कितने? तो इधर पे 3 लगा दे, हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, चलो। यस सर। तो देखो हम लोग, मैं प्रीवियस पेजेस पे जाता हूं। हम लोग बेटा क्या पढ़ रहे थे? टॉपिक का नाम क्या था? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पढ़ो पढ़ो। केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, है ना? तो पहली कंडीशन जो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की थी वो क्या थी? रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। रिएक्शन जो है वो बैलेंस होना चाहिए। तो पहला हमने काम क्या किया? रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखा। क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर बनाना सीखा, मतलब रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखा। सही है? कोई प्रॉब्लम? चलो तुमको एक और तरह के क्वेश्चन दिखाता हूं। कभी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझते हो? फॉर एग्जाम्पल, चलो फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे पास NaCl है और साथ में NaCl नहीं, चलो ऐसा ले लेते हैं। मान लो तुम्हारे पास बेरियम क्लोराइड है और है तुम्हारे पास सोडियम नाइट्रेट। बेरियम क्लोराइड के साथ में चलो हम लोग ले लेते हैं सोडियम फॉस्फेट, ले लेते हैं सोडियम नाइट्रेट फॉस्फेट। देखो बेरियम क्लोराइड कैसे बना? जैसे ही मैंने बोला ना बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम से तुम क्या समझते हो? इस कंपाउंड के अंदर क्या क्या होना चाहिए, बोलो?
सर बेरियम एंड क्लोरीन। बेरियम एंड क्लोरीन होना चाहिए, तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनाओगे? बेरियम का जो तुम्हारे पास वैलेंसी है वो 2 है, और क्लोरीन का कितना है 1। तो अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BaCl2 बनेगा, सही है? यस सर। ओके। अगर मैं बोलूं कि बेरियम क्लोराइड के साथ में तुम ले लो, मान लो ये लिखा ना होता, मान लो ये लिखा ना होता, अगर मैं बोलता कि बेरियम क्लोराइड के साथ में तुम ले लो सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, तो सोडियम फॉस्फेट का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? सोडियम फॉस देखो, सोडियम बोलते हैं इसको Na, और इसकी वैलेंसी होती है 1, और फॉस्फेट एक ग्रुप है, फॉस्फेट एक ग्रुप है जो है कि PO4-3। जानते हो ये सब कि नहीं? तो पढ़ना पड़ेगा, ये क्लास 9-10 की बुक्स निकालो और पढ़ना स्टार्ट करो। फॉस्फेट, सल्फेट है ना, नाइट्रेट, ये कौन से ग्रुप होते हैं ये तुम्हें आना चाहिए। एनीवेज, तो जैसे ही मैंने बोला सोडियम फॉस्फेट, क्या सर सोडियम फॉस्फेट ना। हाँ, तो सोडियम फॉस्फेट, सोडियम की वैलेंसी है +1, फॉस्फेट की वैलेंसी है -3। तो भाई वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो सोडियम के नीचे आएगा 3 और फॉस्फेट के नीचे आएगा 1, तो 1 लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं। यस सर। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम फॉस्फेट, सोडियम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो। तो जब दो सॉल्ट आपस में रिएक्ट करती हैं तो उनके आयन में एक्सचेंज होता है। देखो यहाँ पे कौन कौन से आयन है, यहाँ पे आयन है Ba+2, और यहाँ पे Cl-, और यहाँ पे Na है प्लस, और PO4-3-। ये 4 आयन है तुम्हारे पास कि नहीं? बोलो, ये 4 आयन है कि नहीं? तो देखो होता क्या है आयन एक्सचेंज रिएक्शन में, कि बेरियम के साथ अगर क्लोरीन है तो प्रोडक्ट में बेरियम के साथ में फॉस्फेट आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर यस। और सोडियम के साथ में अगर फॉस्फेट है तो प्रोडक्ट में सोडियम के साथ में क्लोरीन आ जाएगा। क्लियर है इतना कि नहीं? सर बिल्कुल। तो सोडियम के साथ में अगर क्लोरीन आएगा तो क्या बनाएगा, +1 -1 NaCl बना देगा कि नहीं बना देगा, बताओ। यस सर। हाँ सर। है ना? और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो किसके बीच में बनेगा, बेरियम के बीच में और फॉस्फेट के बीच में। तो सोचो ये 3 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, तो बेरियम के नीचे आएगा 3 और फॉस्फेट के साथ में आएगा 2, तो Ba3PO4 होल ट्वाइस लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बताओ बताओ। क्लियर है? तो फाइनली देखो मैंने ये लिख दिया बेरियम फॉस्फेट, ठीक है कि नहीं? यस सर। कई मैं तुमको इतना कुछ क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में तुमको वर्ड में गिवन रहेगा कि बेरियम क्लोराइड जो है वो सोडियम फॉस्फेट के साथ में रिएक्ट करेगा, है ना? तो जो रिएक्शन है उसको बैलेंस फॉर्म में लिखो, बस इतना ही लिखा हुआ है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बेरियम क्लोराइड और सोडियम फॉस्फेट का फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। अगर इसका फॉर्मूला बनाना आता है तो बस आयन को एक्सचेंज करके प्रोडक्ट लिख दोगे, तो ये आ जाएगा रिएक्शन। लेकिन क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? सर नहीं है बेरियम नहीं है। तो बैलेंस करो, देखो कैसे करोगे, बताओ, करके देखो, ट्राई करो। सर बेरियम के सामने लेफ्ट हैंड साइड में 3 होगा। बेरियम के साथ में 3 होगा, लेफ्ट हैंड साइड बेरियम में 3 होगा सर। ओके, चलो यहाँ 3 कर दिया, चलो आगे। सोडियम में 2 होगा सर। सोडियम में 2 2 सर 2। इधर
हाँ सर, 2 इधर पे। और लास्ट बेरियम में 6 होगा सर, 6 NaCl, 6 इधर पे 6 NaCl सर। इधर पे सर अच्छा, वो 6 NaCl NaCl, इधर। हाँ सर, ओके, यस सर। और इधर पे क्या होगा? इतना ही है सर, इतना ही आई थिंक सर। इतना ही है, वेरी गुड। तो सब लोग बताओ जरा, क्या ये देख के बताओ सही है? हाँ सर, सही है सर। सही है, एकदम सही है, हाँ, एकदम सही है। सही है। तो क्या सोच के इसको, ये जो बैलेंस किया इसके पीछे व्हाट वाज द क्राइटेरिया, व्हाट वाज द रणनीति, इसके पीछे क्या था तुम्हारा लॉजिक जो तुमने ऐसे इसको सॉल्व किया, बताओ। फॉस्फेट। एक तो देखो देख देख के कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनके पीछे का लॉजिक बताऊं। अगर BaCl2 को तुम ब्रेक करते हो, क्योंकि ये सॉल्ट है ना, ये सॉल्ट है कि नहीं है? हाँ सर। तो सॉल्ट को अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये Ba+2 और Cl2 में चेंज होगा कि नहीं होगा, बताओ, बोलो। अगर हम, सॉरी सर किससे होगा? Cl2 ऐसे ऐसे इसको ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं? हाँ सर, यस। अगर हम Na3PO4 की बात करें तो Na3PO4 को हम 3Na+ और PO4 3- ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। यस सर। हाँ, हाँ सर। अगर हम NaCl की बात करें तो NaCl को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। यस सर। और Ba3PO4 होल ट्वाइस को अगर हम ब्रेक करें तो बेरियम 3 है तो 3, और बेरियम होता क्या है, Ba+2। साथ में फॉस्फेट कितने हैं, 2, तो और एक फॉस्फेट के ऊपर -3 का चार्ज, सही है। यस सर। अच्छा देखो, चार्ज यहां पे अगर हम लोग देखें तो टोटल चार्ज यहां पे 0 है। चार्ज क्या क्या? चार्ज चार्ज क्या यहां पे तुम्हें चार्ज जो है वो 0 दिखता है? अगर मैं लिखूं केवल BaCl2 और मैं तुमसे पूछूं बेटा चार्ज कितना है ये बताओ, तो कितना चार्ज होगा बताओ BaCl2 के ऊपर? मैं तुमको तरीका बता रहा हूं, उस तरीके को सीखना लास्ट तक। अरे यार, कोई भी चीज के ऊपर अगर मान लो मैंने Cl के ऊपर -1 लिखा तो चार्ज कितना है इसका? -1। अगर Cl के ऊपर कुछ ना लिखा तो चार्ज कितना है? 0। +1 नहीं, +1 के लिए तुम्हें लिखना पड़ेगा +1, है ना, 0। तो यहां पे BaCl2 के ऊपर क्या कोई चार्ज दिख रहा है? 0 चार्ज है। 0 चार्ज इसके ऊपर क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे बेरियम के ऊपर अगर +2 चार्ज है तो Cl- के ऊपर -1 चार्ज है, लेकिन वो 2 बार है। तो यहां से हमें +2 चार्ज मिल रहा है और यहां से हमें -2 चार्ज मिल रहा है, तो +2 -2 मिलके कितने हो गए? 0। इसीलिए BaCl2 के ऊपर चार्ज कितना है? 0। तो यहां पे कितने यूनिट चार्जेस इन्वॉल्व है? 2 यूनिट चार्जेस इन्वॉल्व है कि नहीं? 2+ के 2- के। तो BaCl2 में टोटल 2 यूनिट चार्जेस इन्वॉल्व है ना। अच्छा, यहां पे कितने यूनिट चार्जेस इन्वॉल्व है? देखो ये तुम्हारा न्यूट्रल है, हाँ सर। इसका मतलब जितना पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज कितना है, +1 × 3, तो +3 पॉजिटिव, और PO4 के ऊपर अकेले -3 है तो -3 नेगेटिव, तो यूनिट चार्ज यहाँ पे 3 हो गया कि नहीं? यूनिट चार्ज का मतलब जितना, सर कैसे? भाई यहाँ पे तुमने Na के ऊपर 1+ का चार्ज है और Na कितने हैं? हाँ सर, 3 सर। 3। तो टोटल Na के ऊपर +3 का चार्ज है कि नहीं? हाँ सर, यस।
वैसे ही PO4 के ऊपर -3 का अकेले चार्ज था, तो यहाँ पे टोटल -3 का चार्ज है। यस, यस सर, यस सर। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे यूनिट चार्ज कितना है इसका, -3 +3 को कैंसिल आउट कर रहा है। ऐसे ही तो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताओ। हाँ सर, यस। तो देखो एक्चुअल में क्या किया, ये जो तुम्हारा यूनिट चार्ज है ना, ये देखो इंटरचेंज हुए, ये यहां और ये यहां, रिएक्शन ही बैलेंस कर गई। क्या दिखा, क्या कुछ सिमिलैरिटी दिखी? सर ऐसा है, यस सर। बात समझ में आई? देखो मैंने क्या किया, मैंने तुमको एक इनडायरेक्ट एक अलग टॉपिक बताया, फिर रिलेट करके इसका कंक्लूजन बता दिया। अभी एक और क्वेश्चन करूंगा मैं, फिर बताऊंगा। यहां NaCl जो है, NaCl को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, यूनिट चार्ज कितना, 1 आया कि नहीं आया? 1 है सर। तो यहां लिखेंगे 1, और यहाँ पे देखो यूनिट चार्ज कितना आया, 3 और +2, तो यहाँ पे +6, और यहाँ पे 2 और -3, यहाँ पे -6, तो देखो यहाँ पे 6 आया कि नहीं आया? यस सर, बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे इंटरचेंज करने पे देखो 6 इधर लिख दे रहे हो, 1 इधर ले रहे हो, तो जब तुम ये दोनों काम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कर दोगे तो देखो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर, हाँ। देखो और करके दिखाता हूं। ये केवल कब अप्लाई कर सकते हो, ये केवल तब अप्लाई कर सकते हो जब तुम्हारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, बस। बाकी देख देख के कर दोगे, है ना? तो आगे बढ़ते हैं, चलो एक और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने NaOH के साथ में H2SO4 मिला दिया, तो हमें क्या मिलेगा बताओ? ये बेस है और ये एसिड है, बताओ हमें क्या मिलेगा? +H2 सोडियम सल्फेट प्लस सोडियम सल्फेट प्लस सोडियम सल्फेट ऐसे लिखा जाता है और H2O ऐसे लिखा जाता है, सही है? अब मैं क्या करूंगा, इसको देख देख के बैलेंस नहीं करूंगा, अभी जो मैंने टेक्निक सीखी है ना उससे बैलेंस करूंगा। तो देखो NaOH को अगर हम ब्रेक करें तो हम Na+ और OH- ऐसे ब्रेक करते हैं कि नहीं? हाँ सर, तो यहाँ पे यूनिट चार्ज कितना आ गया बताओ? सर 1 1 आया, तो इसके नीचे 1 लिखेंगे, हाँ सर। इसके नीचे 1 लिखेंगे। H2SO4 को अगर ब्रेक करें तो आएगा, बताओ क्या? सर 4 सर 8+1। नहीं नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या लिखें? सर H2 प्लस SO4 H2 + SO4 नहीं, 2H+, और साथ में SO4 2-। -2 यस सर, यस। हाँ ठीक है ना? तो यहाँ पे 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ भाई? H के ऊपर +1 है और H टोटल कितने हैं? 2 2, तो यहाँ पे +2 और यहाँ पे -2, तो यहाँ पे 2 लिख दें? यस सर। तो यहाँ 2 लिख दिया। अब इधर पे बताओ, Na2SO4 की बारी आई। हाँ, सर 2Na 2Na+ SO4 SO4 क्या, 2-। करो जल्दी करो, 2 आ गया, 2 आ गया सर। 2 आ गया, इधर लिख दो 2। H2O को अगर ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक होता है H2O? सर 2H ना, H2O के लिए हमेशा ये ध्यान रखना, H2O जो है वो H+ और OH- की तरह ब्रेक करता है। कैसा ब्रेक करता है? H प्लस H प्लस और H माइनस। हमेशा कभी भी H2O को ऐसे ब्रेक मत कर देना कि तुमने 2H+ लिख दिया और साथ में O2- लिख दिया, ये गलत है। ऐसे नहीं ब्रेक करता है वो। कैसे ब्रेक करता है? सर क्यों? क्यों? क्योंकि ये एक साथ में ब्रेक करते देखा गया है और ये एक साथ में ब्रेक करते देखा गया है, इसलिए एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है ना? यस। तो अगर ऐसे ब्रेक करे, ये चीज तुमको याद रखनी है। तो यहां पर बताओ कितना लिखें? -1
वन लिखेंगे, यहाँ चार्ज नहीं लिखा जाता है क्योंकि चार्ज तो +1 -1 दोनों है ना, तो यहाँ केवल नंबर लिखा जाता है। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे लिखो 1। अब बैलेंस करने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ पे 2। तो देख के बताओ, देख के बताओ क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है कि नहीं? हाँ सर, यस सर। क्लियर है इतना? सर हाँ बोलो। बेसिक सर क्लियर है सर। सर हाउ टू अंडरस्टैंड दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट वेट? बिकॉज सोडियम के साथ में OH है, हाइड्रोजन के साथ में सल्फेट है। यहां पे जब डबल डिस्प्लेसमेंट होता है तो आयन एक्सचेंज हो जाती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोला जाता है। रिएक्शन देख के ही समझ में आ जाएगा ये डबल डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं। देखो यहां पे सोडियम के साथ में क्या है, सोडियम के साथ OH, और यहां पे हाइड्रोजन के साथ में क्या है। SO4। तो जो रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड है ना, वहां सोडियम के साथ में सल्फेट होना चाहिए। तो देखो सोडियम के साथ में सल्फेट आया, आया। और देखो ये इसको अभी तुमने तोड़ा तो क्या बोला कि ये H+ और OH- है, यस और नो? तो प्रोडक्ट साइड में H+ के साथ में OH- होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे H+ के साथ में OH- है कि नहीं? बस इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्लियर है इतना? मतलब आयन का एक टर्म होगा तो यस, आयन का अगर एक्सचेंज हुआ तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्लियर है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है AB और दूसरा रिएक्टेंट है CD। तो अगर B की जगह पर D आ जाए तो हमारे पास AD बचेगा, यस। और अगर D की जगह पे B आ जाए तो हमारे पास CB बचेगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बोलो। सर ये फॉर्मूला हमेशा फॉलो होगा क्या? कभी भी डबल डिस्प्लेसमेंट होगा तो वहां पे हमेशा ये फॉलो होगा, हमेशा ये फॉलो होगा। सर ऐसा भी इसमें इसको थियोफोरन बिक्रिया से कहते हैं। क्या बोलते हैं? सर थियोफोरन बिक्रिया। बियोपोरन बिक्रिया। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, चलो ओके। अगर चलो एक लास्ट करके देखते हैं, है ना, एक लास्ट करके देखते हैं हम लोग। चलो एल्यूमिनियम फॉस्फेट ले लेते हैं, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट के अगर मैं तुमसे ऐसा क्वेश्चन दूं, एक मैं क्या करता हूं पूरा फुल क्वेश्चन ले लेता हूं। अगर हम बेरियम क्लोराइड के साथ में, बेरियम क्लोराइड के साथ में एल्यूमिनियम फॉस्फेट लें, वो भी दे देंगे, पहले ये करो। अगर हम लोग एल्यूमिनियम फॉस्फेट लें तो रिएक्शन क्या बनेगा वो लिखना है, और रिएक्शन लिखने के बाद में उसको बैलेंस करना है। कैसे करोगे बताओ? पहला काम, बेरियम क्लोराइड क्या होता है ना, पहले बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाओ। बताओ क्या लिखें? BaCl2। तो बेरियम क्लोराइड है ना, तो बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड ऐसा, तो क्लोराइड -1 बेरियम +2। तो यहां पे क्या बना? कोई प्रॉब्लम इसमें? साथ में क्या लिखना है बताओ मुझे? एल्यूमिनियम क्या? हाँ, एकदम गलत। एल्यूमिनियम है, फॉस्फेट है। एल्यूमिनियम है, फिर से सुनो, एल्यूमिनियम है, फॉस्फेट है। फॉस्फेट कैसे लिखते हैं? PO4। पावर कितनी होती है, मतलब चार्ज कितना होता है?
-3, अभी थोड़ी देर पहले कराया था। एल्यूमिनियम का चार्ज कितना है? +3। तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट कैसे लिखा जाएगा? देखो, Al3, सुनते जाओ सुनते जाओ, Al3PO4 होल 3 ऐसे लिखेंगे। लेकिन इसको तब तक रिड्यूस करना है जब तक कि लीस्ट रिडक्टेड फॉर्मूले में ना आ जाए। तो ये 3:3 है, तो 3:3 का मतलब 1:1 होता है, हाँ कि ना? तो AlPO4 बस ये बचा रह जाएगा कि नहीं? क्लियर है इतना? तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट ये हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। अगर ये रिएक्शन लिखेंगे तो प्रोडक्ट साइड में क्या आएगा बताओ? बेरियम क्लोराइड है, तो प्रोडक्ट साइड में आएगा बेरियम फॉस्फेट, हाँ कि ना? तो बेरियम फॉस्फेट के लिए फॉर्मूला बनाओ। बेरियम ये है, फॉस्फेट ये है, बनाओ फॉर्मूला बनाओ। Ba3PO4 होल 2 सही है। इसके साथ में क्या आएगा बताओ? एल्यूमिनियम क्लोराइड आएगा कि नहीं आएगा? AlCl3 ये आएगा कि नहीं आएगा बताओ? करके देख लो। एल्यूमिनियम जो है वो +3, क्लोरीन जो है -1, तो 1 इधर 3 इधर, तो AlCl3 ये आएगा कि नहीं आएगा बोलो? तो ये तुमने अभी केवल क्या लिखा है? अभी केवल तुमने लिखा है रिएक्शन। अभी तुमने केवल क्या लिखा है? रिएक्शन। क्या ये बैलेंस है? अगर बैलेंस नहीं है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसके नीचे मुझे वो नंबर लिखना है। तो बेरियम क्लोराइड पे चले आते हैं, तो +2, और यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन है -1, तो क्लोरीन यहाँ पे 2 बार है ना, तो 2Cl-, तो यहाँ पे 2 आ गया कि नहीं आ गया बताओ? हाँ सर। तो यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पे देख लो, ये टोटल न्यूट्रल है ना, तो अगर न्यूट्रल होगा तो केवल एक ही का देख लो चलेगा, क्योंकि अगर एक -1 है तो दूसरा +1 होगा, हाँ कि ना? तो अगर यहाँ पे एल्यूमिनियम आ जा रहा है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि देखो, मैं केवल पहले मैं तुम्हें पूरा करके दिखा रहा था। देखो मैं प्रीवियस में जाता हूं। अगर तुमने यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए +2 लिया है तो सल्फेट का अपने आप -2 हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर बिल्कुल। तो मैं क्यों बार बार दोनों देख रहा हूं? मैं एक ही को देख के काम चला लूं, मैं केवल Na का ही देख लूं। अगर यहाँ पे +1 आ जाएगा तो मैं नंबर 1 लिख दूंगा। क्लियर है इतना कि नहीं? हाँ सर, एक देखने से ही मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम को देखने से मुझे पता चल जाता है कि 3+3 आना है, तो मैं 3 लिख दूंगा। अब यहाँ पे मैं केवल बेरियम को देख लूं, चलेगा? बेरियम के ऊपर होता है +2, और बेरियम टोटल है 3 बार, तो यहाँ पे 6 लिख दें, चलेगा? 2 × 3। यहाँ पे देखो AlCl3, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के ऊपर अकेला आ जाता है 3, चलेगा कि नहीं? बोलो, चलेगा? ओके। अब देखो, राइट हैंड साइड में तो 2:3 है, क्या इसको फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं हम? क्या 2:3 को रिड्यूस किया जा सकता है? नो सर, नो सर। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? तो इसको रिड्यूस क्या किया जा सकता है? 2:1। तो बेसिकली हमें 2 और 1 को रिप्लेस करना है, 6 और 3 को नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर। तो करो, 1 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, वैसे ही 3 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। देखो बैलेंस है। सर है क्या? क्लियर है? तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो वैल्यूज आएंगी ना,
तो राइट हैंड साइड का अलग देखना कि वो लोएस्ट फॉर्म में है कि नहीं, तो 2:3 लोएस्ट फॉर्म है, लेकिन 6:3 लोएस्ट फॉर्म नहीं है। 6:3 को 2:1 में कन्वर्ट किया जा सकता है, यस और नो? यस यस सर। तो हम लोग रिप्लेस करेंगे 2:1 को, तो यहां 2 और यहां पे 1, तो ये बैलेंस्ड हो जाएगा। क्लियर है इतना? चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना, आज इतना ही। ओके, हाँ पीडीएफ दे देंगे। ओके, वेलकम वेलकम।